Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Teaching and Learning with Shweta. I'm Dr. Shweta, and in my previous video we had discussed about what morality is, what we mean by the words moral development, and it was Kohlberg's theory of moral development that we had begun with. So today I'll be taking up the stages of moral development that Kohlberg has discussed in his theory. So a quick recapitulation of what we had studied in the previous video. We talked about what we understand by morality. ये जितनी भी चीज़ें हैं good, bad, right, wrong, ये सब होती हैं morality के अंदर, जिनको हम अपनी समझ के हिसाब से good और bad की कैटेगरी में रखते हैं. Then we had discussed about moral reasoning. ये जो अच्छा और बुरा कंक्लूड करने का हमारा तरीका है वो है moral reasoning. फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोलबर्ग ने ये सोचना शुरू किया था कि क्या ये मॉरल रीजनिंग सबकी एक जैसी है, एज का इस पे कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं. एक छोटा बच्चा जैसे डिसाइड कर रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या वही सोचने का तरीका है एक बड़े बच्चे का और एक एडल्ट का और एक ओल्ड पर्सन का. तो इस वजह से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, दैट वाज द हेन्स एक्सपेरिमेंट. और उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि हेन्स की वाइफ को कैंसर था, तो वो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो उसने दवाई चोरी करी थी. ही हैड स्टोलन द मेडिसिन जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू सेव हिज वाइफ. तो कोलबर्ग ने डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों से पूछा कि क्या ये सही था कि नहीं. वो ये देखना चाह रहे थे कि जो लोगों की आंसर्स थे, जो रिस्पॉन्सेस थे कि हेन्स ने अपनी बीवी को बचाने के लिए जो चोरी की वो सही है या गलत, वो जिस कंक्लूजन पे पहुंच रहे थे वो कैसे आ रहे थे, वो सोचने का तरीका क्या था, इसको जानने के लिए उन्होंने तरह तरह के एज ग्रुप से ये पूछा. तो यहाँ तक तो हमने कल डिस्कस किया था. उसके बेसिस पे उस जो रिज़ल्ट निकल के आया इस एक्सपेरिमेंट से, उसके बेसिस पे कोलबर्ग ने स्टेजेस दी हैं. These stages are similar to the stages given by Piaget, but this is not about just cognitive development. This is about moral development. तो वो कौन सी stages थी? So let's discuss about that in details. Well, as you can see on the board, I have written pre-conventional, conventional and post-conventional. So basically there are three stages of morality according to Kohlberg: pre-conventional, conventional और post-conventional. और एक stage की दो सब डिविजन्स हैं. सो देर आर टोटल 6 stages of moral development जो एज के साथ moral reasoning आती है. नाउ व्हाट इज प्री कन्वेंशनल? ये बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए है. बहुत से छोटे बच्चे होते हैं, उनकी समझ सही और गलत की सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड होती है कि कोई काम करने से टीचर डांटेगी, कोई काम करने से कोई जो ऐसा काम जिससे मुझे डांट पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगा, वो गलत है. वो ये नहीं सोचेंगे कि किस लिए पनिशमेंट मिल रहा है, किस लिए वो गलत है. उनको बस इस बात से मतलब है कि किसी भी काम का, तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिजल्ट. सो दिस एंटायर स्टेज प्री कन्वेंशनल इज अबाउट रिजल्ट. वो इमीडिएट रिजल्ट को देखकर जज करते हैं. कोई भी एक्शन, कोई भी काम उन्होंने किया, उसका इमीडिएट एक्शन, उसका इमीडिएट रिजल्ट अच्छा है कि बुरा है, प्लेजरेबल है, नॉन प्लेजरेबल है, वो उसके बेसिस पर बच्चे डिसाइड करते हैं, छोटे बच्चे डिसाइड करते हैं जनरली कि वो राइट है या रॉन्ग. अगर टीचर कह रही है क्लास में अगर आपने बात की तो मैं बाहर निकाल दूंगी, तो ये पनिशमेंट है, इस वजह से क्लास में बात करना गलत है. वो ये नहीं सोचेंगे कि क्लास में बात करना इसलिए भी गलत हो सकता है कि किसी को डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, ये मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, ये एथिकल प्रिंसिपल. इतना नहीं सोचता बच्चा सिर्फ इतना जानता है कि मैम डांटेंगी इसलिए मुझे बात नहीं करनी है, इट्स रॉन्ग थिंग टू डू. या फिर क्लास में मैं अच्छे से बैठूंगा या बैठूंगी तो मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी, टीचर खुश हो जाएगी. तो बेसिकली दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन रिजल्ट. या हो सकता है कि मुझे स्टार मिल जाए, गुड मिल जाए. तो जब फोकस सिर्फ रिजल्ट पे होता है, इमीडिएट रिजल्ट पे होता है, दैट स्टेज इज प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, और ये जनरली छोटे बच्चों के लिए होता है. तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है: ओबीडियंस पनिशमेंट, इंडिविजुअलिज्म, एक्सचेंज. तो ओबीडियंस पनिशमेंट क्या है कि मोरालिटी डिसाइड करने का, गुड और बैड डिसाइड करने का, राइट और रॉन्ग डिसाइड करने का जो तरीका है बच्चे का, जनरली ये बच्चों के लिए होता है. ये पूरी स्टेज ही छोटे से बड़े बच्चों की है. बट यहाँ पे क्या है, ये वाली स्टेज बहुत छोटे बच्चों की है, ये थोड़े से बड़े बच्चों की है. तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए जो चीज़ें की जाती हैं वो गुड थिंग्स हैं.
जिस चीज़ से हमें पनिशमेंट मिले वो बैड थिंग है। बट थोड़े से जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको ये समझ में आने लग जाता है कि खाली टीचर का जो ओपिनियन है वो ही सही नहीं है, थोड़ा सा इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन फिर भी उनकी जो राइट और रॉन्ग की अंडरस्टैंडिंग होती है वो अभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड ही होती है कि क्या उसका आउटपुट है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, ये बहुत फेमस सेइंग है। तो ऐसा ही कुछ इसमें होता है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब ये है कि जिस काम को करने से तारीफ मिल रही है या कोई रिवॉर्ड मिल रहा है या उसका कुछ इफेक्ट अच्छा हो रहा है, प्लेजरेबल इफेक्ट है, तो वो काम अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग बच्चे नहीं लगाते हैं, मॉरल रीजनिंग उनकी यहीं तक लिमिटेड होती है प्री कन्वेंशनल पीरियड में, कि कोई भी चीज़ जिससे पनिशमेंट मिल रहा है वो गलत है, कोई भी चीज़ जिससे अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है वो अच्छी है। और हाँ, थोड़े से बच्चे जब बड़े होते हैं, इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज की स्टेज पर जब जाते हैं, तो उन्हें ये थोड़ा सा समझ में आने लग जाता है कि सही और गलत सिर्फ पनिशमेंट और ओबीडियंस के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी जिस काम के लिए मुझे कुछ अच्छा बेनिफिट हो रहा है वो काम अच्छा है। तो ये है एकदम इनिशियल चाइल्डहुड में जो मोरालिटी की अंडरस्टैंडिंग होती है, मॉरल रीजनिंग। तो कोलबर्ग ने जब बच्चों से पूछा कि हेन्स ने जो दवाई चोरी की थी वो सही था कि गलत था, वो ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से वो इस कंक्लूजन पे आते हैं कि वेदर हेन्स वाज राइट और रॉन्ग। तो बच्चों ने इस तरह के जवाब दिए कि वो जेल जा सकता था, उसको पनिशमेंट मिल सकती थी ये वाली, इसलिए वो चीज़ गलत थी। और वो एथिक्स वेथिक्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो बच्चे सिर्फ इसी बारे में सोच रहे थे। उन्होंने यही जवाब दिया कि जस्ट बिकॉज उसको जेल हो सकती थी इसलिए ये काम गलत है। कुछ बच्चों ने, बड़े बच्चों ने ये भी बोला कि हाँ गलत हो सकता है हो, लेकिन उसके बदले में उसका इफ़ेक्ट अच्छा नहीं है। तो अभी भी पूरा जो फोकस था वो रिजल्ट पे था कि हाँ बीवी जो उसकी हेन्स की जो वाइफ थी वो इससे बच रही है, तो क्या गलत है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो कुछ थोड़े से बड़े बच्चों ने इस तरह के जवाब भी दिए। सो स्टिल दिस होल स्टेज इज़ रिजल्ट ओरिएंटेड, कि रिजल्ट, इमीडिएट रिजल्ट क्या आता है। तो जो मोरालिटी के प्रिंसिपल्स यहाँ पे हैं बच्चों के, वो खाली रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं, कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज एडोलसेंस पीरियड में देखी जाती है टिल एडल्टहुड। अब इस स्टेज में क्या होता है, पीपल स्टार्ट केयरिंग नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दे जस्ट डोंट वांट टू अवॉइड पनिशमेंट। बात सिर्फ पनिशमेंट की या प्लेजरेबल एक्सपीरियंस मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है, इससे सही और गलत को लोग नहीं जोड़ते हैं। अब थोड़ा सा डेवलपमेंट हायर स्टेज पर जा रहा है, बच्चे अब थोड़े से, जो बड़े बच्चे हैं और जो एडोलसेंस हैं, वो अब उनको सही गलत से अपनी इमेज से इसका कनेक्शन बनाते हैं। दे वॉन्ट टू बी नोन एज गुड पीपल, और ये गुड और बैड बॉय, ये इमेज, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गुड बॉय बैड बॉय, इन चीज़ों से उनको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। सो दे बिलीव दैट समथिंग दैट मेक्स मी द हीरो, और समथिंग दैट गेट्स मी अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम पीपल, मेरी इमेज अच्छी बन रही है, वो काम अच्छा है। उस बच्चे ने आंसर दिया क्लास में, सही आंसर दिया, उसके लिए तालियां बजी, उसको बोला गया ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, तो इसका मतलब इस तरह से आंसर देना अच्छी बात है। उसने लोगों को हेल्प की और नाउ उसको सब हीरो बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये काम अच्छा है। अब हो सकता है उसको बचाने के पीछे कोई सेल्फिश रीज़न हो, बट दे विल नॉट थिंक अबाउट इट, they will only see that whoever receives appreciation is doing the right thing, and that is what makes it a right action, because उससे image अच्छी हो रही है। So conventional stage पर no longer the child is only thinking or evaluating the result, now the individual is caring about image. So that is generally good interpersonal relations stage. So conventional के again दो parts हैं, good interpersonal relations and law and order. तो good interpersonal relations का मतलब ही ये हुआ कि यहाँ पे the individual cares about image. So जिस चीज़ से image अच्छी बन रही है, तारीफ मिल रही है, वो काम अच्छा है, और जिससे नहीं वो काम बुरा है. At this stage, when in the second sub-stage of कन्वेंशनल मोरालिटी, इसकी जो सेकेंड सब स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर, थोड़े से जब और एडोलसेंस एडवांस स्टेज में जाते हैं, एडल्टहुड की तरफ जाते हैं, तो अब उनका सही और गलत जो है वो लॉज से भी एसोसिएट होने लगता है कि लॉ को ब्रेक करना गलत है,
ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक करना गलत है, वो लॉ है, लॉ किसी रीज़न से बना है, देयर इज अ लॉजिक वाई लॉज आर मेड। तो अगर हेन्स ने चोरी की है तो वो गलत है, वो लॉ के खिलाफ गया है, तो दैट इज रॉन्ग। वो ये नहीं सोचेंगे कि हेन्स वॉज अदरवाइज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, उसकी मजबूरी थी, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं स्टेज पर। तो लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है कि क्या सही है क्या गलत, वो इस स्टेज में, कन्वेंशनल स्टेज पे, या तो इस पे बेस्ड होती है कि किससे हमें तारीफ मिल रही है, हमारी इमेज अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है, या किससे लॉ ब्रेक नहीं हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर्ड है। तो इस ग्रुप के जो लोग थे एडोलसेंस से लेके एडल्टहुड तक, उन्होंने ये कहा, मैक्सिमम लोगों, इस एज ग्रुप में मैक्सिमम लोगों का ये रिस्पॉन्स था कोलबर्ग के एक्सपेरिमेंट में, कि हेन्स ने जो किया वो गलत इसलिए था क्योंकि यहाँ पे उसको सब चोर बोलेंगे, उसकी इमेज, और कुछ ने जो थोड़े बड़े थे इस एज ग्रुप में, उन्होंने कहा क्योंकि ये लॉ है कि चोरी गलत बात है, इसीलिए हेन्स का ये काम गलत था। तो इस तरह से कन्वेंशनल स्टेज पर मॉरल रीजनिंग होती है। अब हम आते हैं सबसे लास्ट वाले मॉरल रीजनिंग के तरीके पे, दैट इज पोस्ट कन्वेंशनल। जैसे जैसे ना, ऐसा कोलबर्ग ने कहा है कि बहुत कम लोग स्टेज तक पहुंच पाते हैं। हम सारे इस यहाँ जो डेवलप होता जा रहा है, ये छोटे बच्चों का डेवलप हो गया, बच्चे जब बड़े होते गए, एडोलसेंस और एडल्टहुड तक पहुंच गए, तो ये डेवलपमेंट कवर हो गया, लेकिन इस लेवल तक बहुत कम लोग आ पाते हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, वो जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बहुत जिन्होंने बहुत चैरिटी की हुई है, सेल्फलेसली लोगों के लिए काम किया हुआ है, वो इस स्टेज तक पहुँच पाए हैं। क्यों? क्योंकि अब वो सही और गलत की पहचान सिर्फ इन रीज़न से नहीं कर रहे कि उसका रिजल्ट क्या है, या हमारी इमेज क्या बन रही है, या रूल टूट रहा है कि नहीं। वो अब ह्यूमन चीज़ें, सेल्फलेसनेस, ह्यूमन दया, किसी के लिए दया होना, किसी के लिए प्यार होना, किसी के लिए सेवा की भावना होना, इन सब चीज़ों से मोरालिटी को डिराइव कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो कि एडल्टहुड से ओल्ड एज के बीच में थे, उनसे जब पूछा गया कि हेन्स ने जो दवाई चोरी की थी वो सही था या गलत, उन लोगों ने ये बोलना शुरू करा कि इसमें कुछ गलत नहीं था, चोरी गलत है, लेकिन अगर उसको अपनी बीवी को बचाना है, ह्यूमन लाइफ भी प्रेशियस है, तो ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए वो गलत काम गलत नहीं है। हम रूल्स को थोड़ा सा तब मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है अगर वो किसी की जान बचाने के लिए। तो ये वाला जो मोरालिटी और ये जो ह्यूमन एलिमेंट आ रहा है, ये थोड़ा सा हायर ऑर्डर है। इस लेवल पे सब नहीं पहुंचते हैं, बट जनरली जो पहुंचते हैं वो थोड़े से हायर एज ग्रुप के होते हैं, एडल्ट से ओल्ड एज के। तो ये हमारी जो स्टेज है वो है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इसके भी दो पार्ट्स हैं। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमें पता है कि इसके पहले वाली जो स्टेज थी उसमें लॉ एंड ऑर्डर आया था, मतलब हम सब जानते हैं कि रूल्स ब्रेक करना बुरा है, लॉ ब्रेक करना बुरा है, तभी तो लॉ बना है, तभी तो सोसाइटी में लॉज हैं। लेकिन हम जब इस स्टेज पे पहुंचते हैं, जब उसकी हायर स्टेज पर पहुंचते हैं मोरालिटी की, अगर हम पहुंच गए, तब हम एक कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, पैक्ट सा करने लगते हैं कि रूल्स हैं इम्पोर्टेंट, लेकिन हम उन रूल्स को मॉडिफाई करेंगे अगर वो किसी की जान से रिलेटेड है, क्योंकि जान से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तो ह्यूमन होना ज़रूरी है। और लॉ अगर ये कहता है कि चोरी करने से इंसान को जेल में भेजना चाहिए, तो आपको ये देखना है कि चोरी उसने की क्यों। उसने गलत इंटेंशन से तो नहीं की, उसकी चोरी करने के पीछे, लॉ ब्रेक करने के पीछे एक अच्छा रीज़न था, अपनी बीवी को बचाना, और किसी ह्यूमन लाइफ को बचाना क्या गलत है। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं, और जब हम इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रूल्स के साथ, हमारे लॉज के साथ, क्यों मोरालिटी, और फिर उस पर हम मोरालिटी को रखते हैं, मॉरल रीजनिंग उस तरह से करते हैं कि ये सही है, गलत नहीं है ये। दैट इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एंड इंडिविजुअल राइट्स के लिए जब हम चीज़ों को सही या गलत करते हैं, मतलब इंसान को राइट है जीने का, तो अगर वो मर रहा है, उसके पास पैसे नहीं हैं, अगर उसने चोरी की है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। ऐसे रिस्पॉन्सेस थोड़े से इस एज ग्रुप के लोगों ने देने शुरू किए, एंड उनकी मोरालिटी सिर्फ इस पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी कि काम का रिजल्ट क्या है या इमेज कैसी है। वो कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं कि अगर कोई चीज़ गलत है क्योंकि वो लॉ को ब्रेक कर रही है, जो हमारी प्रीवियस स्टेज में था, लेकिन उससे अगर किसी की राइट्स बच रहे हैं
और अगर वो ह्यूमन है नेचर में तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उन रूल्स को थोड़ा सा बदल सकते हैं, एंड वो चीज़ गलत नहीं है. दिस काइंड ऑफ रीजनिंग कम्स व्हेन दिस काइंड ऑफ रीजनिंग इज अ हायर ऑर्डर रीजनिंग. इससे भी जो एडवांस्ड लेवल है इसी ग्रुप का सेकेंड पार्ट, दैट इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स. जब बिल्कुल सेल्फलेसली हम दूसरों के लिए जो चीज़ें बेनिफिशियल हैं उनको अच्छा मानते हैं, वो है हमारी लास्ट स्टेज, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स. इस स्टेज पे भी बहुत कम लोग पहुंचे हैं. सम स्पिरिचुअल लीडर्स, सम चैरिटी पीपल हु डू चैरिटी एंड ऑल दोज पीपल विद अ लॉट ऑफ पैशन टू हेल्प अदर्स, वो पहुंचते हैं इस तरह के इस स्टेज पर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स. यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो लॉ में नहीं लिखे होते हैं लेकिन यूनिवर्सली सारे लोगों पर अप्लाई होते हैं. दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ये कहीं लॉ में नहीं लिखा है लेकिन ये अच्छी बात है. तो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल, एक एथिकल प्रिंसिपल बना हुआ है. तो हम अगर दूसरों की हेल्प कर रहे हैं और उसके लिए मान लो कोई लॉ ब्रेक हो भी रहा है तो वो गलत नहीं है. इस तरह की अंडरस्टैंडिंग जब होती है, इस तरह की रीजनिंग से जब हम सही गलत निकालते हैं तो इसका मतलब हम इस स्टेज पर हैं. तो कोलबर्ग की जो ये वाली स्टेज थी उस पर बहुत कम लोग ही होते हैं और जनरली चिल्ड्रन नहीं होते, एडोलसेंट्स नहीं होते, यंग एडल्ट्स नहीं होते. जनरली देखा गया है कि people in the middle adulthood and old age belong to this category. So quick revision of Kohlberg's stages of moral development. There are 3 stages: pre-conventional, conventional, post-conventional. Pre-conventional के 2 parts हैं: obedience and punishment and individualism and exchange. Pre-conventional जो first stage है वो result oriented है और छोटे बच्चे इसमें होते हैं, छोटे से थोड़े बड़े बच्चे, इसमें थोड़े छोटे बच्चे और इसके सेकंड पार्ट में थोड़े से बड़े बच्चे. तो ये कैसे सोच रहे हैं कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है? रिजल्ट इमीडिएटली क्या रिजल्ट मिल रहा है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हैं. तो अगर कोई चीज़ हमें पनिशमेंट दे रही है, हेन्स ने चोरी की तो उसको जेल हो सकती है, तो वो गलत है, उसको नहीं करना है. ठीक है, ये थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर से भी मिलता जुलता है ये वाला, बट ऐसे बच्चे सोचते हैं, तुरंत छोटा छोटा सोचते हैं, वो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं सोचते. और अगर इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है उसको क्योंकि उसकी बीवी की जान बच रही है तो उसमें क्या गलत है, उसकी बीवी खुश हो जाएगी, सो शी विल बी हैप्पी, शी विल लव हिम मोर. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर रिजल्ट ओरिएंटेड. अवॉइडिंग पनिशमेंट, जो टीचर जिस चीज़ के लिए मना कर रही है, जिसके लिए डांट पड़ेगी, उसको टीचर से वो चीज़ गलत है. तो ये अंडरस्टैंडिंग जब हम इस तरह से अंडरस्टैंडिंग बच्चे छोटे बच्चे बनाते हैं, दैट इज़ प्री कन्वेंशनल मोरालिटी. तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि आज अगर हम एडल्ट्स हैं तो अगर हम भी सिर्फ रिजल्ट के बेसिस पर ही सही गलत को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या हम इससे आगे बढ़े हैं या हम वहीं पे रह गए? तो दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन एंड थिंक. आई ऑल्सो नीड टू थिंक अपॉन दैट, बट लेट्स जस्ट मूव ऑन टू आवर सेकेंड स्टेज, कन्वेंशनल मोरालिटी. तो सेकेंड स्टेज है कन्वेंशनल मोरालिटी. इसमें जनरली एडोलसेंस और एडल्ट्स आने शुरू होते हैं. तो एडोलसेंस इस तरह से सोचते हैं कि जिस काम से तारीफ मिल रही है, इमेज अच्छी हो रही है, वो अच्छा काम है. और फिर थोड़े से बड़े जब वो होते हैं एडल्ट्स, जनरली जो काम लॉ के अगेंस्ट है, जो लॉज, रिटन लॉज हैं, उसको ब्रेक करना गलत है. तो चोरी की है हिंस ने अपनी वाइफ को बचाने के लिए बिकॉज शी वॉज डाइंग, बट इट इज़ रॉन्ग एंड सेंडिंग हिम टू जेल इज़ द राइट थिंग. ये वाली अंडरस्टैंडिंग जब होती है तो इसका मतलब हम कन्वेंशनल मोरालिटी तक पहुँचे हैं. जो लास्ट स्टेज है वो है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी. ये तब आती है जब हम इनको क्रॉस कर लेते हैं. एंड जनरली इट इज़ सीन इन दी adults of middle adulthood stage and the old age. Now these people, इसमें भी again there are 2 divisions: social contract and individual exchange and universal principles. मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लॉ एंड ऑर्डर तो इम्पॉर्टेंट है जो उसकी पिछली स्टेज में डिस्कस किया था, लेकिन कोई एक्शन अगर लॉ को ब्रेक कर रहा है बट इट इज़ सेविंग समबडीज राइट्स, इट इज़ सेविंग समबडीज लाइफ, अगर वो किसी के भले के लिए है तो हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रूल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है. इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है तो मतलब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स की स्टेज पर है, जो लास्ट स्टेज की फर्स्ट सब पार्ट है. और जो बिल्कुल लास्ट में है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, ये जो है इस तरह की मॉरल रीजनिंग वो लोग करते हैं जो इन सब को क्रॉस कर चुके हैं. उनके लिए अच्छा बुरा यूनिवर्सल ट्रूथ पर, यूनिवर्सल बेनिफिट पर बेस्ड है, बिल्कुल चैरिटी पर बेस्ड है, गुडनेस पे बेस्ड है. ऐसी चीज़ें जो कहीं लॉ एंड ऑर्डर में लिखी नहीं हुई हैं बट आर गुड फॉर ह्यूमैनिटी.
So most of the spiritual leaders and educationists and all those people who work for the masses, they come under this category because this is how they reason, this is how they conclude what is good or what is right. So ये हैं कोलबर्ग्स की stages of moral development. Now हमने ये क्यों पढ़ा? What is the educational implication? What are the educational implications of Kohlberg stages? Why do we want to? Why as teachers we need to know this? Well, सबसे पहली चीज़ तो ये है, टीचर्स एज अ टीचर हमें क्यों ये थ्योरी पता होनी चाहिए कि मॉरल डेवलपमेंट भी हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो हो ही रहा है. पियाजे की जो थ्योरी हमने पढ़ी है, वाइगोत्स्की की पढ़ी है, तो हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट, सारे तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं. बट रिमेंबर एज अ टीचर यू शुड ऑलवेज नो दैट मॉरल डेवलपमेंट इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस. और आप जिस भी क्लास में जाते हो बच्चों को पढ़ाने, उनकी क्या एज है, उनसे एक्सपेक्टेशंस उतनी ही रखिए. और आपका काम एज अ टीचर ये भी है कि आपको बच्चों को इस लेवल से ग्रेजुअली इनकरेज करना है टू गो एट हायर लेवल्स. क्योंकि डेवलपमेंट, अगर आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी पियाजे की जो थ्योरीज थी नीचे से ऊपर बच्चे को जाना फैसिलिटेट कर रहे हो, तो मॉरल डेवलपमेंट भी आपको नीचे से ऊपर जो ऑर्डर है, बोर्ड पे मैंने इसको ऊपर लिखा है, बट इट्स एक्चुअली दिस इज एट अ लोअर लेवल एंड दिस इज एट अ हायर लेवल. सो योर job as a teacher is to keep facilitating the process of bringing a child from this stage to gradually to this stage. Of course सब 100% नहीं आएंगे इस स्टेज पर, लेकिन ये काम आपका है. तो पहली चीज़ तो अपनी एक्सपेक्टेशंस उतनी ही रखिए एज के हिसाब से. आप छोटे बच्चों की क्लास में जाएंगे तो ऑब्वियसली उनका जो ओरिएंटेशन है वो पनिशमेंट से बचना ही होता है, या फिर टीचर की अप्रिसिएशन पर बेस्ड होता है. तो इन चीज़ों को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन ऑलवेज यूज दीज रीइंफोर्समेंट्स, रिवॉर्ड्स टू एनकरेज गुड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स. बट यू शुड रिमेंबर कि उनका सोल एफर्ट इसी रिवॉर्ड के आसपास नहीं घूमना चाहिए. आपको एज अ टीचर ये भी उनको सिखाना है कि सिर्फ रिजल्ट ही नहीं, बल्कि हमें अच्छी रीजंस और लॉजिकल रीजंस की वजह से भी अच्छे काम करने हैं. हमें इसलिए भी क्लास में चुपचाप बैठना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि टीचर हमें अप्रिशिएट करेगी या टीचर हमें डांटेगी नहीं. हमें इसलिए भी क्लास में चुपचाप बैठना है ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो, ताकि दूसरे भी कॉन्सेंट्रेट कर पाए. तो ये जो सेंसिटाइजेशन है ये हमें देना है एज टीचर्स. तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एज ग्रुप क्या है और वो कौन सी कैटेगरी में लाई करता है. Also, don't expect a small child to show morality of, to show moral reasoning which is seen at the last level. आप उससे मत एक्सपेक्ट करिए कि वो इंडिविजुअल राइट्स और सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली बातें करेगा. एक्सेप्शंस मिलते हैं आपको, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे. तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए एज अ टीचर इफ़ दीज थिंग्स हैपन इन अ क्लास ऑफ 4 or 5 year old kids. So these are the educational implications, and of course you have to sensitize students to maintain law and order. कि law की क्या importance है, it's important to be disciplined. That is why we have so much emphasis on discipline in schools. For the adolescents it's very important to keep orienting them to follow the laws. But at the end, especially at the college level, it is very important as a teacher to keep in mind that everything that you teach should have a human element associated with it. चाहे आप कुछ भी उनको पढ़ाएं, आपको हमेशा उनको encourage करना है कि आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आप साइंटिस्ट बन रहे हैं, चाहे आप टीचर बन रहे हैं, चाहे आप इंजीनियर बन रहे हैं, डोंट फॉरगेट ह्यूमैनिटी. ये वाली जो चीज़ है ये हमारी थर्ड स्टेज पे आती है. थर्ड स्टेज पे द लर्नर इज प्रिपेयर्ड टू अंडरस्टैंड दैट काइंड, टू रीजन लाइक दैट. उसकी मॉरल रीजनिंग उस तरह की होती है, तो हम उसको इनकरेज कर सकते हैं बाय टेलिंग द लर्नर्स कि लॉज इतनी भी आप रिजिड मत हो जाओ लॉज पे कि किसी की कि आप ह्यूमैनिटी भूल जाओ. आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि सपोज एट एन ऑफिस द वर्किंग आवर्स आर टिल 7 or 7:30 and the office is in an area which is not very safe for women. Suppose it's a secluded area and women generally are not comfortable traveling alone. I'm not making a generalization, just an example. So the boss knows that working hours are till 7, but someday if it's raining or if there's a problem, the boss allows women to leave a little early. That's okay. जो आधा घंटा आप पहले जा रहे हो वो काम आप बाद में कंपेंसेट करोगे. ये एग्जाम्पल दिया मैंने. सो दिस मीन्स दैट लॉ को आपने चेंज किया फॉर ह्यूमन रीजंस. तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं वो हम इस स्टेज पर
इस तरह की मोरालिटी हमारी डेवलप, तो वो बॉस जो था वो इस स्टेज पर था, इस स्टेज के इस स्टेज पर था। तो इस तरह की चीज़ें हम इनकरेज कर सकते हैं एज टीचर्स, बट येस, making them sit and giving them moral science lectures is not always going to work. We have to orient them so that they move from this stage to this stage. तो ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हम निकाल सकते हैं कोलबर्ग्स की थ्योरी से, बट कोलबर्ग्स की थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ऐसा कहते हैं ये बहुत सारे रिसर्चर्स कहते हैं कि कोलबर्ग की जो थ्योरी थी वो थोड़ा वेस्टर्न कंट्रीज़ पे ज़्यादा, वेस्टर्न कल्चर पे ज़्यादा एप्लीकेबल थी, क्योंकि उन्होंने सारे जो एक्सपेरिमेंट्स, जो क्वेश्चंस पूछे थे वो मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों से और बच्चों से और बड़ों से और एडोल्ट्स से पूछे थे। तो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा इसका लिमिटेड है। और एक दूसरा इसका जो लिमिटेशन है, ये थ्योरी डज नॉट गिव एन अकाउंट ऑफ जेंडर डिफरेंसेस, कि क्या मोरालिटी जेंडर से भी इफ़ेक्ट होती है। ये सारी जो हमने रीजनिंग पढ़ी है, क्या उसमें जेंडर का भी रोल है? क्योंकि पीपल हैव आर्ग्यूड कि लड़कियाँ थोड़े अलग ढंग से मोरालिटी को जज करती को समझती हैं और लड़के अलग ढंग से कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं that the Kohlberg's theory has not been able to answer effectively. So these are the limitations of Kohlberg's theory also. So that's about Kohlberg's stages. Quick, one more revision. It has 3 stages: pre-conventional, conventional, post-conventional. Pre-conventional has 2 stages: obedience, punishment, and individualism, exchange. It is only result oriented. Second is conventional, जहाँ पे हम सिर्फ image के लिए worried हैं। कन्वेंशनल हैज़ 2 पार्ट्स: गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो कोई चीज़ अच्छी है अगर वो लॉ के हिसाब से है या हमें गुड इमेज दे रही है। एंड द लास्ट वन इज़ पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करने में कोई बुराई नहीं है अगर वो ह्यूमन राइट्स को बचा रहे हैं या उनमें ह्यूमनिज्म का एलिमेंट है। और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पर मॉरल रीजनिंग इस स्टेज के लोगों की बेस्ड होती है, जो प्रिंसिपल्स कहीं लिखे नहीं। ये चीज़ अच्छी है, गरीबों की मदद करना अच्छा है, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो सकता है, ऐसे नहीं है कि इट इज़ यू आर कंपेल्ड टू हेल्प द पुअर, बट यू शुड हेल्प द पुअर बिकॉज इट्स अ गुड थिंग टू डू। इस तरह की जो रीजनिंग होती है, इस बेसिस पे जब हम गुड और बैड करते हैं डिसाइड, तो हम इस स्टेज पर हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो सारे ह्यूमन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स द डिस्कशन ऑन, दैट्स ऑल आई हैव to discuss about Kohlberg's theory of moral development. Thank you.